हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आओ मिलकर शुरू करते हैं आज की वोकेबलरी विद द कोट ऑफ द डे। नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर यू हैव टू टेक योर लाइफ इन ए न्यू डायरेक्शन। जर्मनी कैंट। कैंट साहब जी बोलते हैं कि आपके पास जो एनर्जी है, जो ताकत है, जो जोश है, उसको कभी भी इग्नोर मत कीजिए। कभी भी ये मत सोचिए कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ यार, मेरा तो कुछ कोई बैकग्राउंड ही नहीं है, मैं किसी काम का नहीं हूँ। नहीं यार, इग्नोर मत करिए। आप कुछ कर सकते हो। यू कैन मेक ए डिफरेंस इन दिस वर्ल्ड। द ओनली थिंग यू नीड टू हैव इन योर माइंड, बिलीव इन योर सेल्फ। कि मैं चाहे जो कुछ भी हूँ, पर कुछ तो हूँ। मैं हो सकता है किसी के लिए कुछ नहीं हूँ, मैं दुनिया में मेरी कोई पहचान नहीं है, कोई नाम नहीं, मुझे कोई नहीं जानता, पर मैं अपने वजूद के लिए काफ़ी हूँ। क्योंकि अगर मुझे बदलना है तो मैं खुद ही बदल पाऊँगा, दुनिया तो नहीं बदल पाएगी। तो इसलिए मैं जो भी जीवन में करना चाहता हूँ, मैं अपने के लिए सब कुछ हूँ। अपनी उस एनर्जी को, मोटिवेशन को, अपनी उस पावर को, आपकी जो भी स्थिति है उसको इग्नोर मत कीजिए और हमेशा अपना रेजर शार्प फोकस रखिए अपनी टारगेट पे। बिल्कुल एकदम पैन नहीं नज़र रखिएगा अपने टारगेट पे, आपको जाना कहाँ है, और उसको पकड़ के रखिए और अपने आप पे विश्वास कीजिए कि नहीं, बेशक मैं दुनिया के लिए कुछ नहीं हूँ, पर अपने के लिए समथिंग हूँ। तो शुरू करते हैं आज की वोकैबुलरी विद द हिंदू एडिटोरियल। कोलिजियम। कोलिजियम होता है का मतलब होता है ए ग्रुप इन विच ईच मेंबर हैज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल पावर एंड अथॉरिटी। कोलिजियम का मतलब है जे हमारे सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में आता है। सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है कि 4 सीनियर मोस्ट जज और एक पांचवा जो होते हैं चीफ जस्टिस, उनका एक ग्रुप बनता है। किसी भी जब कोई नए जज की अपॉइंटमेंट करनी होती है, जहाँ कोई किसी के लिए डिसाइड करना होता है, कोई बेंच वगैरह बनानी होती है, तो उसमें क्या होता है कि जो सारे 4 जो सीनियर मोस्ट जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के और एक चीफ जस्टिस जो होते हैं, उनकी पावर इक्वल हो जाती है उस टाइम पे। लेकिन वो किसी क्या करते हैं, जो वो किसी चीज़ पे डिसीजन देते हैं, जहाँ किसी गवर्नमेंट को उस चीज़ों के बारे में बताते हैं, तो उसको बोलते हैं कोलिजियम। अगला शब्द है इंक्लूजन। इंक्लूजन का मतलब होता है द स्टेट ऑफ बीइंग इंक्लूड, मतलब किसी को किसी चीज़ में शामिल करना। जैसे मान लो आपके घर में कोई एक ऐसा इंसान है जिसको आज दिन तक साइड पे रखा था, लेकिन अभी आप कोई डिसीजन ले रहे हैं घर पे, उसको साथ में शामिल कर रहे हैं, तो यानी इंक्लूड कर रहे हैं। अगला शब्द है एक्सरसाइज। इसका मतलब होता है टू मेक समथिंग वर्स, स्पेशली ए डिजीज और प्रॉब्लम। किसी चीज़ को बुरे से बदतर बना देना, तो उसको क्या बोल देते हैं, एक्सरसाइज। या आपकी जो मान लो स्थिति है, जैसे ना एक कहावत है, कंगाली में आटा गीला। आपके पास तो पहले ही आटा था नहीं, और गीला, और जो थोड़ा था वो भी गीला हो गया। तो मतलब इसका मतलब ये आपकी जो समस्या पहले से थी ना, पहले से ही समस्या थी, लेकिन अब वो समस्या बिल्कुल बुरी हो गई, उसको बोलते हैं एक्सरसाइज। अगला शब्द है रेसेंट। रेसेंट का मतलब होता है किसी चीज़ को रद्द कर देना, किसी चीज़ को मतलब ख़त्म कर देना। जैसे टू ऑफिशियली स्टेट दैट ए लॉ कॉन्ट्रैक्ट डिसीजन नो लॉन्गर वैलिड। जैसे ना डिमोनिटाइजेशन का किया जाएगा, तो वो 500, 1000 के, 2000 के जो भी नोट थे, उनकी वैल्यू खत्म हो गई थी, उसको रेसेंट कर दिया था गवर्नमेंट ने। अगला शब्द है अंडरमाइंड। इसका मतलब होता है टू मेक समथिंग बिगर, किसी चीज़ को कमज़ोर समझना, ये बना देना, या समझना यार कुछ भी नहीं है, मैं कुछ भी नहीं हूँ, इस तरह का, उसको बोलते हैं अंडरमाइन करना, अपनी चीज़ को इग्नोर करना। अगला शब्द है रेजुविनेशन। रेजुविनेशन का मतलब होता है रीसर्जेंस, रेन्यूल। इसका मतलब होता है पुनरुत्थान, मतलब उत्थान, पुनरुत्थान। जैसे मान लो कोई चीज़ बिल्कुल कमज़ोर हो गई है, जैसे मान लो कोई इंसान वो कमज़ोर हो गया, अब उसने क्या कर दिया, दोबारा से अपनी डाइट अच्छे से ली, एक्सरसाइज वगैरह अच्छे से की, नींद वगैरह अच्छे से ली, और फिर से हेल्थी हो गया, तो मतलब रेजुविनेट हो गया। अगला शब्द है फॉर्मिडेबल। इसका मतलब है डिफ़िकल्ट टू डील विद, नीडिंग ए लॉट ऑफ एफोर्ट। फॉर्मिडेबल होता है अजय, जिसको जीतने के लिए काफ़ी ताकत, काफ़ी एनर्जी, काफ़ी स्ट्रगल करना पड़े, उसको बोलते हैं फॉर्मिडेबल। अगला शब्द है बाइफरकेटेड। यानी ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, इसका फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है बाइफरकेट। इसका मतलब होता है टू डिवाइड इनटू 2 सेपरेट पार्ट्स। जब किसी चीज़ को, किसी वस्तु, व्यक्ति, किसी हिस्से को हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, उसको बोलते हैं बाइफरकेशन या बाइफरकेट। जैसे 1947 में इंडिया और पाकिस्तान बाइफरकेट हो गए, 2 स्टेट बन गए। स्टेट मतलब इंटरनेशनल लेवल पे देश को स्टेट बोलते हैं, और नेशनल लेवल पे स्टेट को, एक किसी प्रदेश को स्टेट बोलते हैं। अगला शब्द है रेफरेंडम। रेफरेंडम का मतलब होता है प्लेबिसाइड, पॉपुलर वोट। देखो, रेफरेंडम का मतलब है जनमत संग्रह। जब क्या करती है गवर्नमेंट, कोई लोगों से किसी चीज़ के बारे में पूछती है, तो उसको बोलती है, उनके जो वोट मांगती है, ऐसे नहीं वोट वाले नहीं, अलग से। जैसे मान लो गवर्नमेंट एक जब बिल क्या करना है, पारित करना है, तो उसका ड्राफ्ट बना के पब्लिश करेगी जो गवर्नमेंट साइट पे, फिर लोगों के विचार लेगी कि क्या करना चाहिए, इसको करना चाहिए, कौन सी चीज़ इंप्लीमेंट करनी चाहिए, क्या सुधार करना चाहिए, फिर लोगों
लोगों के स्वार के बाद उस चीज़ों पे काम होता है, उसको बोलते हैं रेफरेंडम। जब लोगों से क्या किया जाता है, जनमत संग्रह किया जाता है, लोगों की सहमति ली जाती है। अगला शब्द है परवेजिव। परवेजिव का मतलब होता है दैट इज प्रेजेंट इन ऑल पार्ट्स ऑफ द समथिंग। देखो, जब कोई चीज़ बड़े पैमाने पर व्यापक होती है, सब जगह होती है, उसको क्या बोलते हैं, परवेजिव। जैसे आज के ज़माने हम देखें तो क्या है, नशा जो है, नशा सोसाइटी में बहुत परवेजिव है। इग्नोर मतलब लोग नशे की तरफ ज़्यादा प्रवृत्त हो रहे हैं, गंदी चीज़ों के प्रति। तो उसको क्या बोलें, जब चीज़ किसी बड़े पैमाने पर होती है उसको बोलते हैं परवेजिव, यानी व्यापक, काफ़ी बड़े रूप में व्यापक होना। अगला शब्द है मूड। मूड का मतलब जो थर्ड फॉर्म अवर्ब है, इसका फर्स्ट फॉर्म अवर्ब है मूड। इसका मतलब होता है सिक्योर, फासन, किसी चीज़ को सिक्योर कर लेना। जैसे मान लो कोई चीज़ ऐसी है कि वो आपसे छूटने वाली है, तो उसको आपने क्या, अपने कंट्रोल में ले लिया। फासन होता है किसी चीज़ को टाइट कर लेना, तक मतलब अपने हाथों में काफ़ी अच्छी पकड़ बना लेना। अब वोकैबुलरी है विद अदर इंग्लिश न्यूज़पेपर्स। डेमोक्रेटिक डेफिशिएट। डेमोक्रेटिक डेफिशिएट का मतलब होता है ए डेमोक्रेटिक डेफिशिएट अकर्स व्हेन सपोजली डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन सच एज गवर्नमेंट्स डू नॉट फुलफिल द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी इन हाउ दे ऑपरेट। देखो, डेमोक्रेटिक डेफिसिट का मतलब होता है जब गवर्नमेंट, जैसे मान लो भारत हमारे पास डेमोक्रेसी है, लेकिन जब भारत की सरकार क्या करे, उस डेमोक्रेसी के जो रूल्स हैं उनके हिसाब से काम ना करे, तो उसको बोलते हैं डेमोक्रेटिक डिफिशिएट। उसको बोलते हैं अथॉरिटेरियनिज्म, मतलब टायरेनी बोल सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट अपनी मनमानी कर रही है। जब गवर्नमेंट मनमानी करती है, लोगों की नहीं सुनती है, उसको बोलते हैं डेमोक्रेटिक डिफिशिट। अगला शब्द है प्रूडेंट। प्रूडेंट का मतलब होता है जब किसी काम को सोच समझ के, बुद्धि का यूज़ करके करते हैं, हम उसको बोलते हैं बहुत अच्छे तरीके से ध्यानपूर्वक, उसको बोलते हैं प्रूडेंट। अगला शब्द है बेफाड़बड़। जब बोलते हैं ना, जब कोई टॉपिक का डिस्कशन करने के बाद, जैसे मैंने मान लो कोई टॉपिक भी डिस्कस कर रहे हैं, आप कर रहे हो, मैं कर रहा हूँ, मैंने भी अपने पॉइंट दिए, आपने भी दिए, फिर बाद में एक तीसरा बंदा पूछता है कि चलो आपने पॉइंट तो दे दिए, अब बेफाड़ में बता दो, अब इसके बाद क्या है, कंक्लूजन टाइप बता दो कि इसका आगे का रास्ता क्या है, तो उसको बोलते हैं आगे बढ़ने का रास्ता, मतलब होता है बेफाड़। अगला शब्द है हैबिचुअल। हैबिचुअल का मतलब होता है अभ्यस्त, यानी आदतन। जैसे क्या होता है कि जैसे देखो, कुछ लोग ना शराब पीने, नशा करने के आदती होते हैं। जैसे उनको अगर कोई चीज़, जैसे दारू पीते हैं कई लोग, तो अगर उनको वो कोई चीज़ मिले नहीं ना टाइम पे, तो पगला जाते हैं, मतलब वो उल्टी सीधी हरकतें करने लगती है। क्यों? क्योंकि उनको आदत सी हो गई। इसी तरह जैसे मैं अगर अपनी बात करूं, अगर मैं किताब ना पढूं, जैसे मेरे किताबें पढ़ने का मेरी हॉबी है, अगर मैं किताब ना पढूं तो परेशान हो जाऊंगा, अजीब सी फीलिंग होगी। तो लेकिन जैसे जिस तरह का मान लो एक तरह का नशा है जैसे किताब पढ़ना, तो क्या होगा जी, हैबिचुअल हो गया। अगला शब्द है टर्बुलेंस। टर्बुलेंस का मतलब होता है उथल पुथल, जब चीज़ों में स्टेबिलिटी ना हो, कन्फ्लिक्ट हो, जैसे कोई विवाद चल रहा हो, कोई झगड़ा चल रहा हो, कोई इशू चल रहा हो, उसको बोलते हैं टर्बुलेंस, चीज़ें शांत नहीं है। अगला शब्द है टेक ए टर्न। टेक ए टर्न का मतलब होता है मोड़ लेना, कि मेरी ज़िंदगी ने ऐसा मोड़ लिया कि सारी ज़िंदगी ही बदल गई। जैसे हाँ, ऐसा सच्ची में हुआ है कि ज़िंदगी का ऐसा फेस आया कि उस फेस ने ऐसा मोड़ लिया, फेस में टेक ए टर्न, ऐसा टर्न लिया कि सब कुछ बदल गया। तो उसको जब ज़िंदगी का हम कुछ नए रास्ते, नए मोड़ पे चले जाते हैं, नया ज़िंदगी में फेस आ जाता है, उसको बोलते हैं टेक ए टर्न। अगला शब्द है डिसाइडेडली, यानी डिसाइडेडली का मतलब होता है निश्चित रूप से, डेफिनेटली। जैसे मान लो दो लोगों की लड़ाई हो रही है, तो आज जैसे एक कमज़ोर है, एक ताकतवर है, तो हम कह सकते हैं ना बिना उनको देखे कि डिसाइडेडली दैट पर्सन विल विन द फाइट, मतलब कि निश्चित रूप से वो जो ताकतवर इंसान है वो फाइट भी जीतेगा, क्योंकि हमें पता है वो तगड़ा है। अगला शब्द है असैसिनेशन। असैसिनेशन का मतलब होता है लोगों को मार देना, किसी की हत्या कर देना, किलिंग, स्लॉटर, एग्जीक्यूशन, होमिसाइड हो गया। अगला शब्द है फार्मर। फार्मर का मतलब होता है प्रीवियस। जैसे ना एक है प्रेसिडेंट जो करंटली प्राइम मिनिस्टर हैं, एक फार्मर प्राइम मिनिस्टर, यानी करंटली वाले जो अभी काम कर रहे हैं, फार्मर वाले जो पीछे काम कर चुके हैं पहले। और उसका मतलब होता है किसी चीज़ को निकाल देना, भगा देना, हटा देना। अगला शब्द है एस्केप। एस्केप का मतलब होता है बचना। जैसे मैं आपको काम बताया मैंने कि यही काम है, जैसे मान लो फैमिली में बच्चे दो चार होते हैं, तो मम्मी पापा सबको काम बताते हैं, यार जाओ वो काम कर लो, तो क्या कह रही, जो सपने में बचने वाला बच्चा होता है वो अपनी पीठ छुपा के भाग जाएगा, दूसरों को बोलेगा तुम्हें बोला काम करने के लिए, तो उसको बोलते हैं एस्केप। अगला शब्द है ब्लेम। ब्लेम का मतलब होता है किसी चीज़ को जिम्मेदार ठहराना। अगला शब्द है प्लॉट। प्लॉट का मतलब साजिश करना, कंस्पायर, षड्यंत्र रचना। इन्वो का मतलब होता है इस्तेमाल करना, आह्वान करना। साइट, रेफर। देखो, इन्वो का मतलब किसी चीज़ का उदाहरण देना। जैसे मैं आपको क्या कर रहा हूँ, एक टॉपिक समझा रहा हूँ, किसी चीज़ का बीच में क्या कर रहा हूँ, उदाहरण दे रहा हूँ, तो यानी इनसाइट कर रहा हूँ, इन्वो कर रहा हूँ किसी चीज़ को। अगला मतलब होता है हैंग। हैंग का मतलब शब्द है हैंग। हैंग का मतलब होता है फांसी देना, लटकाना। अगला शब्द है मैंडेट। मैंडेट का मतलब होता है जनादेश, यानी आदेश, किसी को ऑर्डर। जैसे गवर्नमेंट ने आपको मैंडेट दिया कि आपको ये काम करना पड़ेगा, तो मतलब वो क्या होगा, गवर्नमेंट का ऑर्डर होगा, जनादेश होगा। अगला शब्द है थॉट। थॉट का मतलब होता है
किसी चीज़ को विफल कर देना, जैसे किसी इंसान को किसी चीज़ में सक्सेस ना होने देना, उसको बोलते हैं थॉट। अगला शब्द है एस्टेब्लिशमेंट, यानी द पावर्स दैट वी द अथॉरिटीज द सिस्टम द रजीम। देखो एस्टेब्लिशमेंट मतलब का क्या मतलब होता है, शासन वर्ग, जो हमारे शासन है, गवर्नमेंट है, उसको बोलते हैं कि ऐसा जो इंस्टीट्यूशन है उनको बोलते हैं एस्टेब्लिशमेंट। अगला शब्द है एलिगेशन। एलिगेशन का मतलब होता है आरोप लगाना किसी चीज़ पे। अगला शब्द है पोज। पोज का मतलब होता है प्रेजेंट काज क्रिएट करना। देखो इसका मतलब पोज का मतलब कि जैसे किसी चीज़ का कारण बनना कोई चीज़ के लिए, जैसे बोलते हैं ना किसी इंसान ने कोई गलती कर दी, उसकी गलती की वजह से बहुत बड़ा कोई भयंकर समस्या आ गई, तो उसको बोलते हैं कि वो इंसान कारण बना इस समस्या का। द पोज यानी किसी चीज़ को प्रेजेंट करना। कारण एक पोज वो भी होता है जो फोटो खिंचाने के लिए आप पोज देते हैं, वो अलग सा पोज है, बोझे वाला नहीं। तो अगला शब्द है स्टेप डाउन का। स्टेप डाउन का मतलब होता है पद छोड़ देना, जहाँ पर आप जॉब करते हैं आपको जब रिजाइन कर दिया आपने तो बोल के स्टेप डाउन कर दिया। अगला शब्द है फॉलोइंग। फॉलोइंग के बाद होता है आफ्टर। अगला शब्द है कॉन्फिडेंस बोर्ड। कॉन्फिडेंस का बोर्ड मतलब होता है विश्वास प्रस्ताव, जिसे बोलते हैं ना, देखो अपोजिशन पार्टी क्या कर देती है, नो कॉन्फिडेंस मोशन लाती है कि हमें ये देखना है गवर्नमेंट की मेजोरिटी है जानी है, तो गवर्नमेंट क्या कर देती है, कॉन्फिडेंस वोट लाती है, भैया देखो हमारे पास पावर है, ये इतनी है जो कुछ भी है। ए फार्मर प्रोसेस इन विच पीपल वोट इन आर्डर टू इंडिकेट वेदर आर नॉट दिस सपोर्ट ए लीडर गवर्नमेंट, के लोग क्या करते हैं, दिखाते हैं कि हाँ सपोर्ट, जैसे कॉन्फिडेंस गवर्नमेंट के वो बंदे हैं जो गवर्नमेंट को बताते हैं कि हाँ हाँ हम सपोर्ट करते हैं, गवर्नमेंट में पावर में है। अगला शब्द है टेक टू द स्ट्रीट्स। इसका मतलब होता है टेक टू द स्ट्रीट्स का मतलब होता है टू गैदर टुगेदर इन पब्लिक स्ट्रीट्स ऑफ ए टाउन और सिटी टू शो कॉमन सॉलिडिटी इन अपोजिशन। देखो जब गवर्नमेंट के खिलाफ लोग क्या करते हैं, गलियों में उतर जाते हैं किसी इशू के लिए, जैसे गवर्नमेंट एक तरफ हो गए लोग इस तरफ हो, तो उसको वो क्या बोल देते हैं, टेक टू द स्ट्रीट्स, यानी गलियों में उतर जाना, सड़कों पे उतर जाने को बोलते हैं टेक टू द स्ट्रीट्स। अगला शब्द है वोकल। वोकल का मतलब होता है ऑफन एक्सप्रेसिंग कंप्लेंट्स एंड ओपिनियन इन देखो क्या होता है, जब किसी चीज़ को हम मौखिक तौर पे कोई चीज़ बता के, एक होता है लिखित इन राइटिंग, इन वोकल, यानी कि आपको कोई चीज़ बताकर समझा रहा है उसको क्या बोल देते हैं वोकल। अगला शब्द है अक्यूज, आरोप लगाना। अगला शब्द है इम्प्रिजन, यानी कैद करना। अगला शब्द है टॉर्चर। टॉर्चर का मतलब प्रताड़ित करना, पीड़ित करना, किसी को दुखी करना। अगला शब्द है मॉक। मॉक यानी मजाक उड़ाना, हंसी उड़ाना। जैसे मैं कॉलेज टाइम में इंग्लिश प्रैक्टिस करने की कोशिश करता था, मेरे दोस्त बहुत सारे लोग मेरा मजाक उड़ाते थे, बोलते जी अंग्रेज कहाँ से आ गया, बड़ा आया अंग्रेज, बड़ा बना प्रोफेसर, तो मतलब मेरा मजाक उड़ाते, उसको बोलते हैं मॉक। अगला शब्द है टेन्योर। टेन्योर का मतलब होता है कार्यकाल। अगला शब्द है न्यूट्रल। न्यूट्रल यानी निष्पक्ष। जैसे मान लो क्या होता है, मम्मी पापा होते हैं, जैसे मान लो घर पे दो बच्चे हैं, दोनों लड़ रहे हैं, एक बोला चुगली कर रहा है, पापा इसने मेरे साथ ये किया, दूसरा करा मेरे साथ करा, पर मम्मी पापा क्या न्यूट्रल हैं, क्योंकि मम्मी पापा दोनों की साइड है, यार चिंता मत करो यार तुम, ठीक है दूसरी बार गलती नहीं करना, गलती मत करना, यानी दोनों की तरफ है। ये नहीं कि एक को लगा लिए प्यारा ज़्यादा बना लिया और दूसरे को इग्नोर कर दिया, नहीं, उनके लिए दोनों बच्चे हैं। जब दोनों स्थिति में इंसान बराबर है तो उसको बोलते हैं न्यूट्रल, निष्पक्ष। अगला शब्द है रिपरकशन। रिपरकशन इसका मतलब होता है दुष्परिणाम, जिसके रिजल्ट, जैसे मान लो आपने कोई गलती कर दी अभी आज, जैसे डॉक्टर ने बोला है कि भाई आप बीमार हो, दवाई खाना, दवाई के साथ कोई उल्टा सीधा मत खाना, आपने लेकिन उल्टा सीधा खा लिया, अब उसका दुष्परिणाम क्या होगा, बीमारी ठीक नहीं होगी, तो मतलब रिपरकशन उसका क्या होगा, परिणाम, दुष्परिणाम। तो अब है इडियम ऑफ द डे है आज का, जो इडियम ऑफ द डे वो है फाइन टूथ कॉम्ब। इसका मतलब है यूज्ड विद रेफरेंस टू ए वेरी थोरो सर्च आर एनालिसिस समथिंग। देखो किसी चीज़ को क्या करते हैं, जब यूज़ कर देते हैं तो उसको काफ़ी रिसर्च एनालिसिस के बाद यूज़ करते हैं, उसको बोलते हैं फाइन टूथ कॉम्ब। यानी देखो ना, बालों के बीच से फाइन टूथ का मतलब एक जो होता है बिल्कुल अच्छे दांतों वाला कंघा होता है, वो होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके बीच एक एक बाल अच्छे से जाएगा। तो इसका एग्जाम्पल है दे वेंट थ्रू द हाउस विद ए फाइन टूथ कॉम्ब, जब उन्होंने घर को अच्छे से तलाशी ली, अच्छे से चेक किया, उसका एनालिसिस किया। तो इसी के साथ मैं लेता हूँ आपसे अलविदा। तो रखिए खूब सारा अपना ध्यान, बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।